बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई है कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उनको काफ़ी कन्फ्यूजन होती है उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में। तो ये सीरीज़ आपके लिए है, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं सॉल्यूशंस के साथ, बल्कि आपको इजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया भी जा रहा है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो इस वीडियो के अंदर आपको MGT 301 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। और ये न्यू सिलेबस के मुताबिक है, तो इसमें जो थीम वन है वो है मार्केटिंग अंडरस्टैंडिंग। अब इसमें सबसे पहला है मार्केटिंग इज़। अब मार्केटिंग है क्या, यही चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग समझते हैं कि मार्केटिंग जो है वो सिर्फ सेल वगैरह करना है। सो मार्केटिंग क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड। सो ये मेन चीज़ें मार्केटिंग के अंदर के आइडेंटिफाई करना और सेटिस्फाई करना कस्टमर नीड। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मार्केटिंग रिसर्च से लेकर सेल्स वगैरह तक और प्रमोशन वगैरह, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर फिर आ जाती हैं। सो मार्केटिंग फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड एंड सेटिस्फाइंग देम, नॉट जस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। और मार्केटिंग का फोकस ही यही कि अंडरस्टैंड करे कस्टमर नीड, और इसके लिए जब प्रोडक्ट नहीं बन गई होती है तब से ही जो मार्केटिंग शुरू हो जाती है, मार्केट रिसर्च की जाती है, ये फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए कि कस्टमर की आखिर नीड्स क्या हैं, और फिर उसके मुताबिक जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बनवाई जाती है या फिर जो है वो हासिल की जाती है ताकि सेटिस्फाई किया जाए उस नीड को। तो इसमें सिर्फ सेलिंग शामिल नहीं होती। नाउ अ नीड इज़। अब एक नीड क्या है? नीड, वांट और डिमांड, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। सो नीड इज़ द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ। नीड वही चीज़ होगी जो कि ज़रूरत होगी, ज़िंदगी की ज़रूरत होगी। सो नीड आप बेसिक रिक्वायरमेंट, और बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, जैसे कि फ़ूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथिंग हो गया, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं इसमें। हमें खाना चाहिए, हमें शेल्टर चाहिए, कोई जगह रहने के लिए चाहिए, और हमें कपड़े चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो नीड्स में आ जाती हैं। उसके बाद ये कि वांट्स। अब वांट्स जब हम कहें तो शेप्ड बाय कल्चर एंड पर्सनैलिटी। नीड तो हर किसी को है, लेकिन वांट जो होती है वो फिर उसको कल्चर और पर्सनैलिटी के मुताबिक, यानी कि नीड को पूरी करना अपने कल्चर और पर्सनैलिटी के मुताबिक, उसको हम वांट कहेंगे। जैसे कि वांट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर, सोसाइटी एंड पर्सनल प्रेफरेंसेस। वांट इन्फ्लुएंस होती है कल्चर से, सोसाइटी से और पर्सनल प्रेफरेंसेस से। कल्चर से भी असर पड़ता है लोगों की वांट के ऊपर, उनकी सोसाइटी से भी, उनके माशरे से भी, और उनकी जो अपनी पर्सनल जो प्रेफरेंस होती हैं, कि पर्सनल तौर पे किस चीज़ को प्रेफर करते हैं। जैसे कि अब भूख तो लग रही है, लेकिन एक शख्स खाना चाह रहा है बर्गर, एक शख्स खाना चाह रहा है रोटी, और एक शख्स खाना चाह रहा है ब्रेड जो है, मतलब इनकी डबल रोटी। तो ये जो है लोगों की असल में वो हो गई, जो प्रेफरेंस हो गई, या फिर जो कल्चर या सोसाइटी का उनको असर पड़ रहा है। नाउ दी डिमांड इज़। अब डिमांड जो है इनमें से क्या है? डिमांड है नीड प्लस बाइंग पावर। अब नीड है एक शख्स को, और फिर वो वांट भी उसकी ये है, और फिर साथ में कि बाइंग पावर होना, यानी कि एक तरफ ज़रूरत भी है और एक तरफ ये कि उसके पास बाइंग पावर भी है, उसको हम डिमांड कहेंगे। ये वांट से भी आगे का स्टेप है एक तरह का। सो डिमांड अकर्स व्हेन अ पर्सन हैज़ अ नीड एंड एबिलिटी टू पे फॉर इट। यानी कि एक शख्स को एक चीज़ ख़रीदनी भी है और साथ में वो पे भी कर सके, तो ये जो है हम डिमांड कहते हैं। कुछ बुक्स में आपको ये भी लिखा हुआ होगा कि डिमांड जो वांट से आगे की चीज़ है। नीड आई सबसे पहले, स्पेसिफिक हो गई किसी चीज़ के बारे में, तो वो वांट हो गई, और फिर अब वो स्पेसिफिक चीज़ को ख़रीदने के लिए पैसे भी हैं उसके पास, वो पे कर सके, तो वो उसकी डिमांड हो गई। नाउ एक्सचेंज इज़। अब एक्सचेंज क्या है? सो एक्सचेंज इज़ गेटिंग समथिंग बाय गिविंग समथिंग इन रिटर्न, यानी कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ले लेना, इसको हम एक्सचेंज कहते हैं। सो एक्सचेंज इज़ द कोर ऑफ मार्केटिंग वेयर वैल्यू इज़ गिवन एंड रिसीव्ड। कोर है, बुनियाद में से मार्केटिंग की, जहाँ पे वैल्यू जो है वो दी जाती है और हासिल की जाती है। नाउ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स। अब ट्रांजेक्शन में शामिल है क्या? एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। वैल्यू का एक्सचेंज यानी कि तबादला होना। ट्रांजेक्शन इज़ अ कंप्लीट एक्सचेंज वेयर बोथ पार्टीज गिव्स एंड रिसीव वैल्यू। ट्रांजेक्शन एक कंप्लीट एक्सचेंज होता है जहाँ पर दोनों पार्टी देती हैं और वैल्यू हासिल करती हैं। नाउ मार्केटिंग ऑफरिंग इंक्लूड्स। मार्केटिंग ऑफरिंग में शामिल है क्या क्या? इनमें से वो है गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज़, यानी कि हर चीज़ जो है इसमें आ जाती है, गुड्स भी, सर्विसेज भी, आइडियाज़ भी। सो मार्केटिंग ऑफरिंग इंक्लूड्स प्रोडक्ट, सर्विस, एक्सपीरियंसेस एंड आइडियाज़। मार्केटिंग ऑफरिंग में प्रोडक्ट भी आ गई, सर्विसेज भी आ गई, एक्सपीरियंस और आइडियाज़, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं इसमें। नाउ कस्टमर वैल्यू इज़। अब कस्टमर वैल्यू क्या है? बेनिफिट माइनस कॉस्ट। बेनिफिट में से जब वो कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो कस्टमर वैल्यू आती है। सो कस्टमर वैल्यू इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिसीव्ड एंड
कॉस्ट पेड बेनिफिट रिसीव, यानी कि जो फ़ायदे मिले और जो कॉस्ट दी उसका फ़र्क, जितना ज़्यादा बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे कॉस्ट के मुकाबले में उतनी ही ज़्यादा कस्टमर वैल्यू होगी। नाउ थीम नंबर 2 जो कि है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। सो मार्केटिंग एनवायरनमेंट मीन्स, अब मार्केटिंग एनवायरनमेंट का इनमें से मतलब क्या है, एवरीथिंग अफेक्टिंग बिजनेस, हर वो चीज़ जो बिज़नेस को असर डाल रही है उसको हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट कहेंगे। सो इट इंक्लूड्स ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस डिसीजंस, इसमें तमाम इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स आए हैं जो बिज़नेस को इन्फ्लुएंस करें, बिजनेस डिसीजंस को एक्चुअली। नाउ माइक्रो इन्वायरमेंट इनमें से क्या है, इंटरनल एंड कंट्रोलेबल, अंदरूनी होता है और कंट्रोल किया जा सकता है। सो माइक्रो इन्वायरमेंट इंक्लूड क्लोज फैक्टर्स लाइक सप्लायर, कस्टमर्स एंड कंपनी इटसेल्फ। तो माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर क्लोज फैक्टर्स आते हैं जो करीब करीब के फैक्टर्स होते हैं, एक तो इंटरनल भी है और एक कंट्रोलेबल भी है। सो जो इसमें करीब के फैक्टर्स हैं जैसे कि सप्लायर हो गया, कस्टमर हो गया, कंपनी खुद हो गई। नाउ मैक्रो इन्वायरमेंट, अब हम मैक्रो इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो कौन से होते हैं, ये एक्सटर्नल एंड अनकंट्रोलेबल, एक तो ये बाहर तो होते ही हैं लेकिन ये अनकंट्रोलेबल भी होते हैं, माइक्रो के अंदर कंट्रोलेबल होते हैं। सो मैक्रो इन्वायरमेंट इंक्लूड्स लार्जर फैक्टर्स, बड़े बड़े फैक्टर्स आते हैं जैसे कि इकोनॉमी हो गई। अब इकोनॉमी तो कोई शख्स नहीं कंट्रोल कर सकता, इकोनॉमी को कंट्रोल करना गवर्नमेंट का या जो सेंट्रल बैंक है उसका हाथ में होता है। इसके अलावा कल्चर हो गया, कल्चर भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, कल्चर तो किसी भी कंट्री का और इवन के किसी इलाके का भी मुख्तलिफ हो सकता है। और जो पॉलिटिक्स है, जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट की सूरत हाल है वो भी किसी कंपनी के अंडर में नहीं होती। नाउ द सप्लायर्स प्रोवाइड, अब सप्लायर्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। सप्लायर्स प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज नीडेड फॉर प्रोडक्शन, ये क्या करते हैं, रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं और वो रिसोर्सेज जिनके ज़रिए प्रोडक्शन की जाती है, यानी जिनके ज़रिए हम चीज़ें बनाते हैं। नाउ मार्केटिंग इंटरमीडियरीज जो होते हैं, दरमियान के जो लोग होते हैं वो इनमें से कौन है, हेल्प डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट, वो हेल्प करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रोडक्ट को। सो दे हेल्प इन मूविंग गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर, ये क्या करते हैं, इनके ज़रिए सामान पहुंचता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, इनमें होलसेलर, रिटेलर और इवन के कोई एजेंट भी शामिल हो सकता है। नाउ द कस्टमर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज, कस्टमर्स इंपॉर्टेंट है इनमें से, वो किस वजह से हैं, बिकॉज बिजनेस डिपेंड्स ऑन देम, बिज़नेस उन पर डिपेंड करता है। विदाउट कस्टमर्स अ बिज़नेस कैन नॉट सर्वाइव, क्योंकि कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करने के लिए बिज़नेस को प्रोडक्ट सेल करने के लिए कस्टमर चाहिए, तो इसी वजह से एक बिज़नेस नहीं चल सकता अगर कस्टमर वहाँ नहीं आते हैं। ना पब्लिक इनमें से क्या है, वो है ग्रुप्स विद इंटरेस्ट इन कंपनी, ऐसे ग्रुप जिनका इंटरेस्ट होता है कंपनी में। सो पब्लिक इंक्लूड एनी ग्रुप डेट अफेक्ट्स और इज अफेक्टेड बाय कंपनी, पब्लिक में कोई भी ग्रुप शामिल है जो कि असर करता है या अफेक्ट होता है कंपनी से। नाउ डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट स्टडीज़, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट स्टडी करता है इनमें से किसको, वो है पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स, जो पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स हैं। सो इट स्टडीज़ एज, जेंडर, पॉपुलेशन साइज ETC, स्टडी करता है एज, जेंडर, पॉपुलेशन साइज वगैरह को। नाउ इकोनॉमिक फैक्टर इंक्लूड्स, इकोनॉमिक फैक्टर में शामिल है इनमें से क्या क्या, वो है इन्फ्लेशन एंड इनकम, इनकी जो महंगाई है और जो आमदनी है लोगों की, वो इकोनॉमिक फैक्टर में आ जाते हैं। ये इकोनॉमी से असर पड़ता है, जितनी बेहतर इकोनॉमी होगी तो उतनी बेहतर ये सूरत हाल होगी, यानी कि अगर बेहतर इकोनॉमी होगी तो महंगाई कम होगी और लोगों की इनकम भी ज़्यादा होगी। सो इकोनॉमिक कंडीशंस अफेक्ट परचेजिंग पावर, और लोगों की जो परचेजिंग पावर होती है उस पर असर पड़ता है इकोनॉमिक कंडीशन से। इकोनॉमिक कंडीशन जब अच्छी होती है तो क्या होता है कि महंगाई कम और लोगों की इनकम ज़्यादा होगी, तो फिर क्या होगा, नतीजा परचेजिंग पावर लोगों की बेहतर हो जाएगी। नाउ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, अब जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो इसमें क्या क्या शामिल आ जाता है, लॉज एंड रेगुलेशन जो है ये इसमें आ जाता है। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड लॉज अफेक्ट बिजनेस ऑपरेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और लॉज जो है वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं बिजनेस ऑपरेशंस। और देखते हैं आपके जब गवर्नमेंट नई आती है तो हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो है वो पॉलिसीज़ लेकर आती है और फिर नतीजा ये निकलता है कि वो या तो बिज़नेस को फेवर करेंगे या फिर वो फेवर नहीं करेंगे। तो वो अपने हिसाब से जो है वो गवर्नमेंट आके बिजनेसेस को फिर के पर पॉलिसीज़ अपनी वो लेकर आते हैं। नाउ कल्चरल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, अब जो कल्चरल इन्वायरमेंट है उसमें शामिल है इनमें से क्या है, वो है बिलीव्स एंड वैल्यूज़, जो लोगों के बिलीव्स हैं और जो वैल्यूज़ हैं। सो कल्चर शेप्स कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रेफरेंस,
कल्चर की वजह से क्या होता है कि जो कंज्यूमर का बिहेवियर है और प्रेफरेंस है वो दिया जाता है, यानी कि वो जो है तश्कील पाता है एक्चुअली। तो वो जो है कंज्यूमर का बिहेवियर मुख्तलिफ होगा मुख्तलिफ कल्चर के अंदर, और लोगों की प्रेफरेंस भी मुख्तलिफ होगी उस कल्चर के मुताबिक। नाउ द मैक्रो फोर्सेस आर, अब जो मैक्रो फोर्सेस हैं वो क्या है, वो है अनकंट्रोलेबल। जब मैक्रो की बात करते हैं तो किसी बड़ी चीज़ की, और जो बड़ी चीज़ है तो फिर उसमें मैक्रो फैक्टर में बड़े बड़े ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब बड़े होते हैं, यानी कि वो कंट्री लेवल पे होते हैं फिर। सो बिजनेसेस कैन नॉट कंट्रोल मैक्रो फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स। तो मैक्रो फैक्टर को कोई बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता, और उसमें इकोनॉमी या पॉलिटिक्स आ जाती है। नाउ थीम नंबर 3 जो कि है ऑर्गेनाइजेशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इनमें से क्या है, वो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जब प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए की जा रही है हम उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स एंड डायरेक्शन। अब ये एक ऐसी प्लानिंग होती है इसका फोकस है लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर भी और डायरेक्शंस के ऊपर भी। नाउ द शॉर्ट स्टैंड्स फॉर, अब जो शॉर्ट होता है, जो एब्रीवेशन है इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। सो सी इज़ द आंसर। सो शॉर्ट एनालिसिस इंटरनल स्ट्रेंथ वीकनेसेस एंड एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। शॉर्ट के अंदर जब शॉर्ट एनालिसिस किया जा रहा है तो स्ट्रेंथ वीकनेस जो होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं, जबकि अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होती हैं। नाउ टैक्टिकल प्लानिंग इज, अब टैक्टिकल प्लानिंग इनमें से क्या है, कन्वर्ट स्ट्रेटजी इनटू एक्शन। स्ट्रेटजी को कन्वर्ट करते हैं एक्शन के अंदर, ट्रांसलेट स्ट्रेटजीज इनटू प्रैक्टिकल एक्शंस, यानी कि स्ट्रेटजी को प्रैक्टिकली लेकर आते हैं, यानी कि अब जो स्ट्रेटजी बनाई अब उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। नाउ दी ऑपरेशनल प्लानिंग डील्स विद, ऑपरेशनल प्लानिंग में डील किया जाता है इनमें से किसके साथ, वो है डेली ऑपरेशन, रोज़मर्रा। इट फोकसेस ऑन रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी कि रोज़मर्रा की जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं। नाउ मिशन स्टेटमेंट डिफाइंस, मिशन स्टेटमेंट डिफाइन करता है क्या, पर्पस ऑफ कंपनी, कंपनी का जो पर्पस है। सो मिशन एक्सप्लेन्स वाई द कंपनी एग्जिस्ट, कंपनी क्यों एग्जिस्ट करती है, कंपनी की वजह क्या है एग्जिस्ट होने की। नाउ मार्केट पेनिट्रेशन मीन्स, मार्केट पेनिट्रेशन का इसमें से क्या मतलब है, सेलिंग मोर इन एग्जिस्टिंग मार्केट, यानी कि उसी मार्केट में जिसमें मौजूद हैं उसी में ज़्यादा बेचना, ये मार्केट पेनिट्रेशन है। सो इट इंक्रीजेज सेल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन करंट मार्केट, ये सेल बढ़ाती है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की, मौजूदा प्रोडक्ट की, वो भी करंट मार्केट के अंदर। उसके बाद देखिए डाइवर्सिफिकेशन इज, डाइवर्सिफिकेशन में से क्या है, वो है न्यू प्रोडक्ट प्लस न्यू मार्केट, यानी कि नई प्रोडक्ट नई मार्केट में लेकर आना, इसको हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं इस स्ट्रेटजी को। सो इट इन्वॉल्व एंटरिंग न्यू मार्केट विद न्यू प्रोडक्ट, नई मार्केट में जाएँ वो भी नई प्रोडक्ट लेके जाएँ, उसको हम डाइवर्सिफिकेशन कहेंगे। नाउ वैल्यू चेन इंक्लूड्स, वैल्यू चेन में इसमें क्या शामिल है, वो है ऑल एक्टिविटीज़ एडिंग वैल्यू, तमाम एक्टिविटीज़ जो वैल्यू ऐड करें। सो वैल्यू चेन इंक्लूड्स ऑल प्रोसेसेस दैट ऐड वैल्यू टू अ प्रोडक्ट, इसमें तमाम वो प्रोसेस आते हैं जो कि वैल्यू करते हैं ऐड एक प्रोडक्ट के अंदर। नाउ थीम नंबर 4 जो कि है मैनेजिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। सो इसमें MIS स्टैंड्स फॉर, MIS जो इसकी फुल फॉर्म वो है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अब MIS आप डिफरेंट सब्जेक्ट में हो सकता है डिफरेंट इसकी एब्रीवेशन पढ़ें, लेकिन जब हम मार्केटिंग के हिसाब से बात करेंगे तो MIS का मतलब होता है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। सो MIS इज़ अ सिस्टम दैट कलेक्ट्स एनालाइसिस एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मार्केटिंग डेटा टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। MIS एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है, तज्जिया करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, फैलाता है मार्केटिंग डेटा को कहाँ तक, सपोर्ट डिसीजन मेकिंग तक। चूँकि अब ये मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है तो यहाँ पर मार्केटिंग डेटा की बात होगी। नाउ दी MIS हेल्प्स इन, MIS हेल्प करता है इनमें से किसके अंदर, वो है डिसीजन मेकिंग, डिसीजन के अंदर। सो MIS प्रोवाइड्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन दैट हेल्प्स मैनेजर मेक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। MIS प्रोवाइड करता है यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो मैनेजर्स को हेल्प करती है, मदद करती है कि इफेक्टिव मार्केटिंग डिसीजन वो ले सकें। नाउ द इंटरनल डेटा इंक्लूड, जो इंटरनल डेटा है उसमें शामिल है इनमें से क्या, वो है कंपनी रिकॉर्ड्स। सो इंटरनल डेटा कम्स फ्रॉम कंपनीज रिकॉर्ड्स लाइक सेल्स रिपोर्ट, कस्टमर डेटाबेसेस एंड फाइनेंशियल डेटा। इंटरनल डेटा आता है कंपनी के रिकॉर्ड्स से, जैसे कि सेल्स की रिपोर्ट हो गई, कस्टमर डेटाबेस हो गई, फाइनेंशियल डेटा हो गया। नाउ मार्केटिंग रिसर्च इज, मार्केटिंग रिसर्च इनमें से क्या है, वो है कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, जमा करना है डेटा को और एनालाइज करना उसको। सो मार्केटिंग रिसर्च इन्वॉल्व सिस्टमेटिक कलेक्शन एनालिसिस ऑफ डेटा टू अंडरस्टैंड द मार्केट, यानी कि मार्केट रिसर्च में क्या होता है कि सिस्टमेटिकली तौर पे एक सिस्टम के साथ जो वो कलेक्ट किया जाता है और तजिया किया जाता है डेटा का, ताकि मार्केट को हम अंडरस्टैंड करें, हम समझ सकें। नाउ प्राइमरी डेटा इज़, अब प्राइमरी डेटा क्या, डेटा भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं, कि ऐसा डेटा जो कि कलेक्टेड फर्स्ट टाइम, पहली बार जिसको हमने कलेक्ट किया है। सो प्राइमरी डेटा इज़ ओरिजिनल डेटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस।
एक ऐसा डेटा जो ओरिजिनली तौर पे कलेक्ट किया गया है और उसको पहली बार जो वो कलेक्ट किया गया और स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी ख़ास पर्पस के लिए, जैसे कि रिसर्च की गई किसी एक प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर की राय जानने के लिए या कस्टमर जो है वो उसका रिस्पॉन्स जानने के लिए, तो ये जो है प्राइमरी डेटा इसको कहा जाएगा। अब चाहे रिसर्च किसी भी तरीके से की गई हो, इंटरव्यू लिया गया हो कस्टमर से, क्वेश्चनियर के ज़रिए किया गया हो सवालनामा, या फिर ऑनलाइन रिसर्च की गई हो किसी भी तरीके से, तो अब ये कि सेकेंडरी डेटा है। अब सेकेंडरी डेटा क्या है, ऑलरेडी अवेलेबल, जो कि पहले ही रिसर्च हो चुका है, उसको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। सो डेटा सेकेंडरी डेटा इज़ प्रीवियसली कलेक्टेड डेटा अवेलेबल फ्रॉम रिपोर्ट्स, बुक्स और डेटाबेसेस। अब जो डेटा पहले ही किसी ने कलेक्ट किया हुआ है और जो हमें मिलता है रिपोर्ट से, बुक से या डेटाबेसेस से, वो सेकेंडरी डेटा होता है। सो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च मींस, अच्छा ऑब्जर्वेशनल रिसर्च का क्या मतलब है, वॉचिंग बिहेवियर, इनका ऑब्जर्व किया जाता है, वॉचिंग बिहेवियर वॉच किया जाता है बिहेवियर को। सो इट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग कस्टमर्स बिहेवियर विदाउट डायरेक्टली आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम देम। इनके लोगों को ऑब्जर्व करना कि लोग क्या कर रहे हैं, कस्टमर एक्चुअली किस तरीके से वो प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं या नहीं ख़रीद रहे हैं, उनका ये सारी चीज़ें देखना बगैर उनसे पूछे हुए कि कोई भी क्वेश्चन ना हो। थीम नंबर 5 जो कि है कंज्यूमर बिहेवियर। सो कंज्यूमर मार्केट इंक्लूड्स, कंज्यूमर मार्केट में क्या क्या शामिल है, वो है इंडिविजुअल्स बाइंग फॉर पर्सनल यूज़, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो लोग ख़रीद रहे हैं। सो कंज्यूमर मार्केट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स परचेजिंग गुड्स और सर्विस फॉर पर्सनल यूज़। इसमें वो इंडिविजुअल्स हैं, वो लोग आ जाते हैं जो कि ख़रीद रहे हैं सामान अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। नाउ कल्चरल फैक्टर इंक्लूड्स, अब कल्चरल फैक्टर्स में शामिल है क्या, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, लोगों के वैल्यूज़ और जो बिलीव्स हैं। सो कल्चर इंक्लूड्स वैल्यूज़, बिलीव्स एंड नॉर्म्स दैट इन्फ्लुएंस बाइंग बिहेवियर। कल्चर में शामिल है वैल्यूज़, बिलीव्स और नॉर्म जो कि असर डाल रहे हैं बाइंग बिहेवियर के ऊपर। नाउ सोशल फैक्टर्स इंक्लूड, सोसाइटी के जो फैक्टर्स है उसमें हम देखें तो क्या आते हैं, फैमिली और ग्रुप्स। सोशल फैक्टर इन्वॉल्व फैमिली, फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स इन्फ्लुएंसिंग डिसीजंस। इसमें फैमिली भी है, फ्रेंड भी, ग्रुप्स जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, असर डाल रहे हैं डिसीजंस के ऊपर, किसी भी तरह के डिसीजंस के ऊपर। नाउ द पर्सनल फैक्टर इंक्लूड्स, पर्सनल फैक्टर में क्या शामिल होता है, एज और लाइफ स्टाइल आ जाते हैं। सो पर्सनल फैक्टर्स लाइक द एज, ऑक्यूपेशन, लाइफ स्टाइल अफेक्ट कंज्यूमर चॉइसेस। ये जितने भी पर्सनल फैक्टर हैं, किसी की एज हो गई, किसी का कोई भी ऑक्यूपेशन है, उसका कोई भी पेशा है, और इसके अलावा उसकी लाइफ स्टाइल है, ये तमाम चीज़ें कंज्यूमर की चॉइस को असर डालते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर इंक्लूड, साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या क्या शामिल होता है, मोटिवेशन एंड परसेप्शन, मोटिवेशन और परसेप्शन है। सो साइकोलॉजिकल फैक्टर इंक्लूड्स इंटरनल प्रोसेसेस लाइक मोटिवेशन, परसेप्शन एंड लर्निंग। साइकोलॉजिकल फैक्टर में शामिल होता है इंटरनल प्रोसेसेस जो अंदरूनी होते हैं, जैसे कि लोगों की मोटिवेशन हो गई, परसेप्शन हो गई, लर्निंग हो गई। मोटिवेशन लीड्स टू, मोटिवेशन से होता क्या है कि बाइंग बिहेवियर होता है। सो मोटिवेशन ड्राइव्स अ पर्सन टू टेक एक्शन सच एज परचेजिंग अ प्रोडक्ट। मोटिवेशन से एक पर्सन जो एक शख्स जो है वो क्या करता है, एक्शन लेता है, वो मोटिवेट जब होता है जैसे कि वो ख़रीदता है एक प्रोडक्ट को। ना परसेप्शन इनमें से क्या है, वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इन इंटरप्रेट करना एक इन्फॉर्मेशन को। सो परसेप्शन इज़ हाउ अ पर्सन इंटरप्रेट्स एंड अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन। परसेप्शन का मतलब ये है कि कैसे एक शख्स जो है वो इंटरप्रेट करता है और अंडरस्टैंड करता है इन्फॉर्मेशन, यानी कि वो अपने उसके मुताबिक, बैकग्राउंड के मुताबिक किस तरह वो उसको मायने दे रहा है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको किस तरीके से समझ रहा है और किस तरह उसको वो मायने दे रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन उसको मिली कि इसका क्या मतलब है। नाउ लर्निंग चेंजेस, लर्निंग जो है वो चेंज करती है बिहेवियर फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो बिहेवियर होता है एक्सपीरियंस से। सो लर्निंग रेफर्स टू चेंजेस इन बिहेवियर बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। लर्निंग से मुराद ये होता है कि चेंज आता है बिहेवियर के अंदर, और वो किस चीज़ के ऊपर बेस करता है, वो करता है जो पास्ट एक्सपीरियंस है। नाउ द थीम नंबर 6 जो कि है बिजनेस मार्केट्स। सो बिज़नेस मार्केट इंक्लूड्स, बिज़नेस मार्केट में क्या क्या शामिल है, ऑर्गेनाइजेशंस बाइंग फॉर यूज़ और रीसेल। अब बिज़नेस मार्केट में कोई अपने इस्तेमाल की चीज़ नहीं ख़रीदता, बल्कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इदारे होते हैं जो कि ख़रीदते हैं यूज़ के लिए या रीसेल के लिए। सो बिज़नेस मार्केट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दैट बाय गुड्स फॉर प्रोडक्शन और रीसेल। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी इदारे आ जाते हैं जो कि सामान ख़रीदते हैं किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, या तो कुछ बनाने के लिए या फिर दोबारा उसको बेचने के लिए, आगे बेचने के लिए। ना बिज़नेस डिमांड जो होती है वो क्या होती है, ड्राइव डिमांड होती है। ड्राइव डिमांड किस तरीके से होती है, सो बिज़नेस डिमांड इज़ ड्राइव फ्रॉम कंज्यूमर डिमांड फॉर फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि वो डायरेक्ट डिमांड नहीं होती कि डायरेक्टली किसी ने डिमांड की कि बिज़नेस प्रोडक्ट जो है ये हमने ख़रीदनी है, बल्कि उसकी डिमांड इस तरीके से आती है कि कंज्यूमर डिमांड जब आती है, कंज्यूमर डिमांड से फिर बिज़नेस डिमांड में वो कन्वर्ट होती है।
इस तरीके से। नाउ स्ट्रेट रीबाई का मतलब क्या होता है? रूटीन परचेज, जो रूटीन में चीज़ें हम खरीदते हैं। सो स्ट्रेट रीबाई इज़ अ रूटीन परचेज विद नो चेंजेस, यानी कि वही चीज़ हम रूटीन में ख़रीद रहे हैं रोज़ाना। नाउ मॉडिफाइड रीबाई क्या होता है? सम चेंजेस इन ऑर्डर, कुछ चेंज कर दिया जाता है। इट इन्वॉल्व माइनस चेंजेस इन प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन और टर्म्स, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के टर्म में कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली कर देते हैं। नाउ न्यू टास्क, अब न्यू टास्क क्या है? फर्स्ट टाइम परचेज, कोई नई चीज़ बिल्कुल खरीद रहे हैं। इट अकर्स व्हेन अ कंपनी बाइज अ प्रोडक्ट फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार कोई चीज़ खरीद रहे हैं, उसको हम कहेंगे न्यू टास्क। नाउ बाइंग सेंटर इंक्लूड्स, बाइंग सेंटर में शामिल है इसमें से क्या क्या? वो है मल्टीपल डिसीजन मेकर। सो बाइंग डिसीजन इन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व मल्टीपल पीपल लाइक मैनेजर्स एंड यूज़र्स। बाइंग डिसीजन जब होंगे ख़रीदने का, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लोग होंगे, जैसे कि मैनेजर्स भी और यूज़र्स भी। नाउ बिजनेस बाइंग प्रोसेस इनमें से क्या है? वो है कॉम्प्लेक्स भी और फॉर्मल भी है। आसान इतना भी नहीं होता वो, और फॉर्मेलिटी भी बहुत होती है। सो बिजनेस बाइंग प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर्मल प्रोसीजर्स एंड मल्टीपल इवेल्यूशन स्टेजेस। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक तो फॉर्मल प्रोसीजर भी और बहुत से इवेल्यूशन स्टेजेस भी होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।